देखो आज हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को समझेंगे, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और इस टॉपिक को एकदम डिटेल्स में देखेंगे तो आप लोग अच्छे से देखना, ठीक है। और जो यहाँ पे डायग्राम्स ड्रॉ करूंगा ना, आप लोग वीडियो को पॉज करके चेक करना, मतलब किधर क्या हो रहा है, मतलब चीजें थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना, ठीक है। सो बेसिकली ये जो आइडिया है ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो उससे पहले आप एक चीज समझ लो कि ये गैल्वेनोमीटर चाहिए क्यों, ठीक है। लेट्स कंसीडर ये एक सर्किट है, यहाँ पे एक बल्ब लगा के रखा आपने, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है इस तरह से, ठीक है। तो अभी देखो बैटरी से ये स्विच ऑन किया तो बैटरी से करंट निकलेंगे, कुछ है ना, कुछ करंट निकला, नहीं पता आई करंट कह दिया तो कुछ करंट निकला बैटरी से। बिकॉज ऑफ डेट क्या होंगे, ये जो लाइट बल्ब है ना, ये लाइट बल्ब ऑन होंगे यानी ग्लो करेंगे, लाइट बल्ब ग्लो करेंगे, है ना, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, स्विच ऑन किया। तो अभी देखो अगर बैटरी का वोल्टेज पहले लेट्स से 10 वोल्ट था, बिकॉज ऑफ द लाइट ऑन हुआ, बैटरी का वोल्टेज लेट्स से थोड़ी देर बाद ड्रेन होके बैटरी का वोल्टेज कम होते हुए क्या हुआ, लास्ट में वोल्टेज 1 वोल्ट हो गया सपोज, लेकिन थोड़ा सा वोल्टेज है, कुछ वोल्टेज है, 1 वोल्ट है। तो क्या ये 1 वोल्ट एनफ होंगे इस बल्ब को ऑन करने के लिए, ग्लो करवाने के लिए? आंसर इज नहीं होंगे, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि पहले जब 10 वोल्ट था तो कुछ एनफ करंट निकल रहा था, ज्यादा करंट निकल रहा था, बिकॉज ऑफ दैट लाइट ऑन हुआ, ग्लो हुआ। जब बैटरी का वोल्टेज डाउन हो गया, 1 वोल्टेज हो गया, मतलब बैटरी का वोल्टेज बहुत कम हो गया, तो इस केस में ये जो करंट फ्लो होंगे ना, ये करंट बहुत ही ज्यादा स्मॉल करंट होंगे, है ना। तो ये स्मॉल करंट इज नॉट एनफ टू ग्लो दिस बल्ब, है ना। तो बेसिकली आप कह सकते हो ये बल्ब अभी ऑन नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वेरी स्मॉल करंट है। सो ये जो वेरी स्मॉल करंट है, ये कितना करंट है मेजर करने के लिए आपको एक डिवाइस चाहिए ना। वैसे एक डिवाइस है एमीटर, एमीटर की काम क्या है, करंट मेजर करना। तो करंट ज्यादा है तो आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एमीटर, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्मॉल करंट होंगे तो उस केस में एमीटर उस करंट को डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए यू नीड एन अनदर डिवाइस। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे करंट ऑब्वियसली फ्लो हो रहा है कुछ, ये जो बल्ब है ये बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी करंट यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो हो रहा है कि नहीं, है ना। तो अगर यहाँ पे ज्यादा करंट होंगे तो इस केस में बल्ब ग्लो होंगे। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, तो आप बोलेंगे यस करंट फ्लो हो रहा है। क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि बल्ब ऑन हो रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है, सीधा, है ना। इस तरह से सीधी बात बोल सकते हो। अभी देखो अगर वोल्टेज कम हुआ, करंट भी कम हुआ, तो उस केस में बल्ब ग्लो नहीं होंगे। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है लेकिन स्मॉल अमाउंट में। तो स्मॉल अमाउंट के करंट को मेजर करने के लिए आप यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दोगे। लेकिन ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये गैल्वेनोमीटर दिखने में कैसे होंगे उसको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस शेप की होंगे गैल्वेनोमीटर दिखने में, ठीक है, इस तरह की होंगे गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे 2 स्विचेस होंगे, मतलब 2 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर एक कुछ कॉइल होंगे, उसको देखेंगे अभी, लेकिन इस तरह की सेटअप होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इससे इस टर्मिनल को कनेक्ट कर दो और इससे इसको कनेक्ट कर दो। तो अभी क्या होंगे, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ से करंट फ्लो होंगे, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे करंट आ जाएंगे और यहाँ पे कॉइल होंगे, उसको करंट मिलेंगे, मिलने के बाद वो रोटेट करेंगे, उसको देखेंगे अभी। तो ये जो गैल्वेनोमीटर की कहानी है ना, गैल्वेनोमीटर के कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, बिकॉज ऑफ दैट इस सर्किट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, एटलीस्ट करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, उसको ये हमें दिखाएंगे। यहाँ पे एक स्क्रीन होंगे, यानी एक मतलब निडल होंगे, वो निडल मूव करेंगे, रोटेट करेंगे। जब ये निडल मूव करेंगे तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जो यूज किया, क्यों किया, स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए, कितना है वो करंट मेजर करने के लिए, या तो करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं उसको मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इजी। तो ये जो केस है गैल्वेनोमीटर की, इसको समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, टॉपिक समझना होगा, दैट इज टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसको हमने लास्ट क्लास में एकदम डिटेल्स में देखा था, अभी हम लोग रिकैप कर लेते हैं जो जो चाहिए होंगे चीजें, ठीक है। तो ऐसे समझो एक मैग्नेट है सपोज, ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमने देखा था। तो एक मैग्नेट है इस तरह से, ये एक मैग्नेट है, ठीक है। तो इस मैग्नेट को कह दिया नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। तो ऑब्वियसली नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या निकलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकला। तो इस मैग्नेटिक फील्ड पे आपने क्या किया, एक लूप कनेक्ट कर दिया, लूप रखा, मतलब एक करंट लूप रखा मैग्नेटिक फील्ड पे, रेक्टेंगुलर शेप की एक लूप रखा, ठीक है, ये एक लूप है। तो
ये जो लूप है ना, यहाँ पे आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये एक बैटरी कनेक्ट कर दिया इस तरह से। तो बैटरी से क्या होंगे, करंट निकलेंगे। जब करंट निकलेंगे तब क्या होंगे, आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग वायर को रखोगे तो इस केस में इस वायर के ऊपर फोर्स लगेंगे ना। तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेंगे, निकलने के लिए, डायरेक्शन निकलने के लिए। दिस इज द रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना। मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इंडेक्स फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो थंब है ना, दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये इनटू द बोर्ड जा रहा है। सो कैसे दिखाओगे इसे, यहाँ पे इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेंगे इनटू द बोर्ड लगेंगे, यानी इस डायरेक्शन में लगेंगे फोर्स। तो बेसिकली फोर्स लगेंगे जब एक मैग्नेटिक फील्ड पे एक करंट कैरिंग वायर को रखोगे तो उस वायर पे फोर्स लगेंगे, उस वायर के ऊपर फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो ये कहानी। तो यहाँ पे ये जो वायर है ना, इस वायर पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट नहीं पता, आई करंट बोल दिया। तो यहाँ पे भी आई करंट फ्लो होंगे ना। तो बिकॉज ऑफ दैट ये जो वायर है अभी ये वायर कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड पे है। बिकॉज ऑफ दैट इस वायर पे क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे। कौन सी डायरेक्शन में, उसको निकलने के लिए। दिस इज द रूल। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में है, लेफ्ट टू राइट। ये जो है ना मिडिल फिंगर, इसको ऐसे रखना होगा करंट की डायरेक्शन पे। थंब नीचे की तरफ आ रहे, यानी इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेंगे नीचे की तरफ लगेंगे ना फोर्स। यस, सिमिलरली इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे कौन सी डायरेक्शन में, उसके लिए देखो इस तरह से इसको रखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे। ये जो करंट है ना इस डायरेक्शन में आ रहे, थंब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यानी इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेंगे ऊपर की तरफ लगेंगे। सही है यहाँ तक। अभी देखो यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन, ऐसे लाइन इमेजिन कर लेते तब फील लेने के लिए अच्छा होंगे, है ना। और देखो इसको आप एक्सिस कंसीडर कर सकते हो ना, कि इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट करेंगे, ठीक है। अभी देखो इस कॉइल पे फोर्स लग रहा है इस तरह से, है ना। इसको आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, ये जो कॉइल है ऐसे है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस साइड में ऐसे फोर्स लग रहा है और इस साइड में नीचे की तरफ लग रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये कॉइल ऐसे रोटेट करेंगे ना। तो बेसिकली ये कॉइल ऐसे रोटेट करेंगे बिकॉज दोनों साइड पे इस तरह से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। ये रोटेट करेंगे। तो अभी जो ये रोटेट किया ना, ये जो रोटेट किया, इसी में वो सब कहानी छुपा हुआ है गैल्वेनोमीटर के, ठीक है। ये जो रोटेट किया, तो इस डायग्राम को आप और थोड़ा सा ऐसे भी बना सकते हो कि सिंपल रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड पे आपने कॉइल रखा, तो इस कॉइल को आपने इस तरह से रखा, ठीक है, इस तरह से कॉइल को रखा, ओके। तो ये जो कॉइल है यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, करंट फ्लो है, इससे समझो यहाँ पे करंट फ्लो है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट रोटेट करेंगे ना, इसको आप एक्सिस समझो, ठीक है, इसको आप एक्सिस समझो। तो अबाउट दिस एक्सिस ये रोटेट करेंगे, है ना। तो ये रोटेट कैसे करेंगे, ऐसे रोटेट करने लगा। तो रोटेट करने के बाद जो डायग्राम होंगे इस तरह के होंगे कुछ, है ना। डायग्राम दिखने में ऐसा होंगे रोटेट करने के बाद, ओके, इस तरह की होंगे। ये रोटेट करने लगा मतलब, ठीक है, ऐसे। ये जो है ना सिचुएशन, इसका अगर टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू मतलब ऊपर से इसको देखोगे तो आपको सिर्फ ये लाइन दिखाई देगा ना। यानी मैं कह रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, मैग्नेटिक फील्ड जैसा था पहले वैसे ही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही है। तो आप जब ऊपर से देखोगे, टॉप व्यू देखोगे, तो उस केस में आपको सिर्फ ये जो लाइन है ना, सिर्फ ये लाइन दिखाई देगा, यानी सिर्फ ये लाइन दिखाई देगा, ठीक है, ये लाइन दिखाई देगा ऊपर की। टॉप व्यू देख रहे हो, दिस इज टॉप व्यू, ठीक है, टॉप व्यू। तो ये जो टॉप व्यू ऐसे देखोगे तो उस केस में आपको सिर्फ ये लाइन दिखाई देगा, है ना। तो फिर जब रोटेट करेंगे, करने के बाद ये जो लाइन है इस तरह की हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है, ओके, इजी है। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे ये जो रोटेट किया ना, रोटेट क्यों किया, टॉर्क लगा, बिकॉज ऑफ दैट रोटेट किया। सो कितना टॉर्क लगा यहाँ पे, उसको निकलने के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, टॉर्क की फॉर्मूला। कितना टॉर्क लगा निकलने के लिए जो फॉर्मूला था, दैट इज m क्रॉस b, ये था फॉर्मूला, ठीक है। सो यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, दिस इज m b साइन थीटा। अभी m क्या है, m इज नथिंग बट मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। सो मैग्नेटिक मोमेंट, ये जो लूप है ना, कॉइल है, इसको याद रखना। मैग्नेटिक मोमेंट कॉइल से ऑलवेज 90 करके रहेंगे। ये जो कॉइल है इससे 90 करके रहेंगे मैग्नेटिक मोमेंट कॉइल से, ठीक है। तो कॉइल यहाँ पे इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, कॉइल इस तरह से है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ये हुआ, है ना। तो अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के, मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 है। ये होंगे ना मैग्नेटिक मोमेंट, तो दोनों के बीच में एंगल 90 है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये थीटा है, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट
एंड मैग्नेटिक फील्ड। याद रहेंगे, मतलब जिसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, एम एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो एंगल भी एम एंड बी के बीच में होगा, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक मोमेंट लूप के साथ परपेंडिकुलरली रहेंगे। ये जो एम है, दिस एम इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल और लूप बोल सकते हो। ओके, लूप मतलब ये जो कॉइल है लूप, ठीक है। यहाँ पे जो रेड कलर के कॉइल बना है लूप, इससे परपेंडिकुलर होंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखना। ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर की केस में गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होंगे, ये जो कॉइल है ना, ये जो लूप है कॉइल जहां पे टॉर्क लग रहा है जिसकी वजह से ये रोटेट किया, ये रेड कलर के कॉइल, इसी कॉइल को गैल्वेनोमीटर के अंदर यहाँ पे रखा होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होंगे, इस तरह की ये कॉइल होंगे यहाँ पे, है ना। और ये जो कॉइल है, इस कॉइल को यहाँ पे फिक्स करके रखेंगे और यहाँ पे भी फिक्स करके रखेंगे, ठीक है। तो जब भी और देखो एक चीज, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे हमें एक्चुअली आइडिया क्या है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं वो डिटेक्ट करना है ना। तो यहाँ पे जब करंट फ्लो होंगे, वही करंट ऐसे जाते हुए इस कॉइल पे आएंगे। जब इस कॉइल को करंट मिलेंगे, तब क्या होंगे, उसके ऊपर फोर्स लगेंगे, बिकॉज ऑफ दैट रोटेट करेंगे ना। सो जब इस कॉइल को करंट मिलेंगे, ऐसे करंट बैटरी से निकल के आ रहे हैं ना, तो इस कॉइल को जब करंट मिलेंगे तो उस केस में इसके ऊपर फोर्स लगेंगे, तो ये रोटेट करने लगेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉइल रोटेट करेंगे जब इसको करंट मिलेंगे, ये क्लियर है, ठीक है। करंट मिलने से कॉइल रोटेट करेंगे, उसके ऊपर टॉर्क लगेंगे तो कॉइल रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे जिसने भी ये गैल्वेनोमीटर बनाया उन्होंने दिमाग लगा के क्या किया, मतलब यहाँ पे एक नीडल रख दिया, ठीक है। यहाँ पे एक नीडल रख दिया, एक छोटा सा नीडल रख दिया। तो जब भी कॉइल रोटेट करेंगे तो ये नीडल भी रोटेट करेंगे ना, नीडल को कॉइल पे फिक्स करके रखा, ठीक है। तो ये जो कॉइल है, कॉइल पे नीडल को फिक्स करके रखा, ठीक है। तो जब भी ये कॉइल रोटेट करेंगे, क्यों रोटेट करेंगे, बैटरी स्विच ऑन किया, करंट यहाँ से निकलेंगे, वही करंट जाते हुए इस कॉइल पे एंटर करेंगे। तो कॉइल को जब करंट मिलेंगे तो उस केस में कॉइल रोटेट करने लगेंगे, है ना। तो बेसिकली इस कॉइल को जब करंट मिलेंगे, ये कॉइल रोटेट करने लगेंगे। तो कॉइल पे एक नीडल फिक्स करके रखा है यहाँ पे। तो कॉइल जब रोटेट होंगे तो ये नीडल भी रोटेट होंगे ना, तो यहाँ पे एक स्केल रखा इन्होंने, जिन्होंने भी बनाया होगा, तो यहाँ पे एक स्केल रखा, ये 0 1 2 इस तरह से देकर रखा, 1 2 इस तरह से, है ना। तो बेसिकली वहां पे एक स्केल रखा। तो जब ये रोटेट करेंगे कॉइल, तो ये नीडल भी रोटेट करेंगे, तो उस केस में ये कुछ एंगल डिफ्लेक्ट किया ना, तो ये जो एंगल बना यहाँ पे, ये जो एंगल बना, इसी एंगल को अल्फा कह दिया, ठीक है। तो कितना एंगल बना, अगर वो मिल जाए, यानी अल्फा की वैल्यू मिल जाए, वो एंगल मिल जाए, तो उस केस में हम करंट की वैल्यू भी निकल सकते हैं। हमें चाहिए करंट की वैल्यू, है ना। तो गैल्वेनोमीटर के काम क्या है, करंट को मेजर करके देंगे। तो करंट को कैसे मेजर करके देंगे, यहाँ पे तो करंट की कहानी है ही नहीं, तो यहाँ पे अल्फा मिला हमें। तो यही अल्फा, ये जो अल्फा है ना, इस अल्फा को हम करंट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी अल्फा को करंट की टर्म्स पे लिख सकते हैं। उसको देखेंगे थोड़ी देर बाद, वो कैलकुलेशन है। लेकिन अल्फा अगर मिल जाए तो इस केस में हमें करंट भी मिलेंगे, ये कन्फर्म है, क्योंकि हम अल्फा को करंट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो अल्फा मिलेंगे हमें, वही अल्फा चाहिए। अगर यहाँ पे अल्फा कितना होंगे, मतलब एंगल डिफ्लेक्शन, इसको आप थीटा भी कह सकते हो। यहाँ पे हमने ऑलरेडी थीटा यूज किया, तो इसलिए यहाँ पे थीटा यूज नहीं किया, अल्फा यूज किया। कोई लोग मतलब 5 भी यूज कर सकते हैं, किसी बुक में 5 भी यूज कर सकते हैं एंगल, है ना। इस तरह के 5 भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पे अल्फा यूज कर रहे हैं, ठीक है। अल्फा मतलब ये एंगल कितना नीडल ने एंगल डिफ्लेक्ट किया, ठीक है। तो अगर ये एंगल मिल जाए, हमें क्या मिलेंगे, करंट मिल जाएंगे। इतना तक क्लियर है अभी, फाइन। अभी देखो, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कहानी चल रही है ना, जो मैकेनिज्म है गैल्वेनोमीटर के अंदर, उसको देखना है ना। तो उसको देखने के लिए गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या है उसको समझना होगा। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर यहाँ पे कॉइल है, और ये जो कॉइल है ना, कॉइल कब रोटेट करेंगे, कॉइल के अराउंड मैग्नेट होना होगा तभी रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे एक हॉर्स शू टाइप का मैग्नेट रखेंगे दोनों साइड पे, ठीक है। बेसिकली वहां पे एक मैग्नेट होंगे। तो इसी चीज को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ना। तो इमेजिन करो ये एक मैग्नेट है, ठीक है। ये एक मैग्नेट है, थोड़ा सा टिल्ट करके ड्रॉ किया ताकि फील आए, ठीक है। तो इस तरह से एक मैग्नेट है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ कर दो। तो बेसिकली एक मैग्नेट है, ऐसे समझो। सो ये अगर नॉर्थ पोल होंगे या साउथ पोल होंगे, तो उस केस में क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेंगे नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ टू साउथ निकला।
तो इसी चीज को ना यहाँ पे अगर ये साइड फ्रंट व्यू ऐसे समझो, अगर इसको टॉप व्यू से देखोगे, टॉप व्यू दिखने में कैसा होंगे उसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो बेसिकली ये है मैग्नेट, टॉप व्यू देख रहे हो, ये नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगे कुछ इस तरह से निकलेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेंगे, इस तरह से सेंटर की तरफ आना चाहेंगे, है ना, लेकिन आ नहीं पाएंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से लौट के वापस जाएंगे। तो फिर ऐसे ये सेंटर की तरफ जाना चाहेंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे, है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होंगे, ये टर्न लगा के इस तरह से आएंगे, है ना। फिर और एक लेट्स से ये भी सेंटर की तरफ आना चाहेंगे, आ नहीं पाएंगे, तो ऐसे टर्निंग लेके वापस जाएंगे। तो एक ऐसा भी सेंटर की तरफ जाना चाहेंगे, ये सेंटर है ना, लेट्स से ये सेंटर है, लेकिन जा नहीं पाएंगे, ये टर्निंग लेके इस तरह से आएंगे, ठीक है। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है ना, इसी को आप बोलोगे रेडियल डायरेक्शन। क्यों बोलोगे ये तो सर्कल हुआ ना, तो सर्कल की ये सेंटर है, तो इसको आप रेडियस कहोगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियस की तरफ है कि नहीं, तो रेडियस की तरफ, तो दैट इज व्हाई आपने बोला रेडियल डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, इजी है, कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, रेडियल डायरेक्शन, या कॉन्फर्म है। तो रेडियल डायरेक्शन होने से कुछ लाभ है, एक लाभ है उसको देखेंगे थोड़ी देर बाद। दैट इज व्हाई हमने यहाँ पे इस शेप की मैग्नेट यूज किया। अगर स्ट्रेट मैग्नेट यूज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट मिलेंगे, है ना, तो हमने इस तरह की कर्व्ड मैग्नेट यूज किया, बिकॉज ऑफ दैट उस शेप के मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों चाहिए, इस तरह की मैग्नेट यूज नहीं क्यों यूज नहीं किया, तो उसका आंसर थोड़ी देर बाद मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये जो है सेटअप, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसी मैग्नेटिक फील्ड को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं किया, मतलब गंदा हो जाएगा डायग्राम, स्टडी करने में दिक्कतें होंगे, तो हमने सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ किया। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉइल रखा, ठीक है, एक कॉइल रखा यहाँ पे। सो ये जो कॉइल है ना, यहाँ पे बहुत सारा टर्न्स होंगे इस तरह से, और यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा ना, यहाँ पे एक ही टर्न है, तो उस केस में ये फॉर्मूला। अगर यहाँ पे बहुत सारा टर्न्स होंगे, टर्न्स सपोज बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है, कितना नहीं पता, n कह दे, तो उस केस में टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे आप क्या करोगे, n से मल्टीप्लाई करोगे। एक टर्न के लिए टॉर्क m भी साइन थीटा, तो n टर्न से, तो इस केस में n से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पे 100 टर्न्स होंगे तो इस केस में 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली टॉर्क की फॉर्मूला हुआ है। तो यहाँ पे ये जो कॉइल है, इस कॉइल को यहाँ पे हमने रखा, और यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया, सपोज, है ना, बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे करंट निकलेंगे। यही सेटअप है, इसी सेटअप को ये ऐसे बनाया है, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, इस वायर पे ऐसे करंट फ्लो है, इसमें ऐसे करंट फ्लो है, बिकॉज ऑफ दैट इस पे फोर्स लगेंगे, है ना। तो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही रूल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, थंब इनटू द बोर्ड जा रहे, है ना, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन ऐसा होंगे, इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन ये होंगे, ठीक है। आप देख भी सकते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसे आ रहे, थंब जो है ना ऐसे आ रहे हैं, यानी यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ऐसा होंगे। तो एक आप रेफरेंस लाइन बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और ये जो है ना, इसको पिवट भी बोल सकते हो, पाइवट भी कहते हैं। तो बेसिकली ये भी पिवट है, तो यहाँ पे कनेक्टेड है ये, ठीक है, कॉइल को यहाँ पे कनेक्टेड करके रखा, ओके, इजी, मतलब ये जो है ना, इसमें कनेक्ट करके रखा कॉइल को, यही सेटअप ये है, ऐसे समझो, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, दो फोर्स लगा, इन दोनों फोर्सेस की वजह से कॉइल ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है, कॉइल ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है। सो कॉइल जब रोटेट करेंगे तो क्या होंगे, कॉइल पे एक यहाँ पे निडल फिक्स करके रखा है ना, तो यहाँ पे एक निडल फिक्स थे, ठीक है, तो यहाँ पे एक निडल फिक्स करके रखा। सो ये जो निडल यहाँ पे फिक्स करके रखा, जब कॉइल रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद दिखेंगे कैसा, कॉइल ऐसा दिखेंगे, कुछ ऐसे समझो। तो कॉइल रोटेट करने के बाद कुछ इस तरह के दिखेंगे। तो ये जो नीडल है ना, नीडल तो कॉइल पे फिक्स है, तो ये नीडल भी ऐसे डिफ्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो ये डिफ्लेक्ट किया एंगल, इस एंगल को क्या बोलोगे, अल्फा, ठीक है, इस एंगल का नाम है अल्फा। तो बेसिकली यहाँ पे एक स्केल होंगे, यहाँ पे एक स्केल होंगे, वही स्केल है ना, इस तरह से एक स्केल होंगे। तो स्केल क्या दिखाएंगे कि कितना डिफ्लेक्ट किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो डिफ्लेक्ट किया, ये कितना डिफ्लेक्ट किया वो दिखाएंगे, वो स्केल, ठीक है, इजी है। सो यही व्यू, यही जो चीज है ना, इसी को अगर आप फ्रंट व्यू, मतलब ये तो फ्रंट व्यू हुआ, इस तरह से देखा आपने, अगर आप टॉप से देखोगे, ऊपर से देखोगे टॉप व्यू, तो उस केस में दिखने में कैसे होंगे उसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैग्नेट को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये है मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ओके, इस तरह से।
तो टॉप व्यू में आपको क्या दिखेंगे, ये जो है ना यहाँ पे ये इस तरह से है, ये रोटेट किया इस तरह से। तो टॉप व्यू ऐसे जब देखेंगे आप, तो उस केस में आपको सिर्फ ये लाइन दिखाई देगा ना। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ कॉइल की आपको ये लाइन दिखाई देगा, ये जो लाइन है ना कॉइल की ये दिखाई देगा। और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, ये कॉन्फर्म है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, ये कॉन्फर्म है। और यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, सिर्फ जब ऊपर से देखोगे, ये जो है ना आप ऐसे देख रहे हो, ठीक है, आप ऐसे देख रहे हो, जब आप ऊपर से देखोगे टॉप व्यू देखोगे, तो इस केस में आपको सिर्फ ये जो साइड है ना ये दिखाई देगा कॉइल की, ये कॉइल है, सो इस कॉइल की सिर्फ ये साइड दिखाई देगा आपको टॉप व्यू पे, यानी ये साइड दिखाई दिया है ना, रेड कलर से ड्रॉ किया। सो दिस साइड इज नथिंग बट दिस साइड, ठीक है, ये साइड जो है ना दिस साइड इज दिस साइड, ऐसे आप इमेजिन करो, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन करना है, बाकी डायग्राम आप लोग वीडियो को पॉज करके डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो, तब ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो कॉइल है, इस पे आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये निडल है, निडल कॉइल के साथ इस तरह से रहेंगे, ठीक है। तो ये कॉइल है ना, तो ये कॉइल है, कॉइल पे निडल को ऐसे फिक्स करके रखा। और हमने वो भी देखा कि कॉइल के साथ मैग्नेटिक मोमेंट 90 करके रहेंगे, ये कॉइल है, लूप है, तो इस लूप के साथ मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से रहेंगे, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। और यहाँ पे अपने निडल को कनेक्ट करके रखा इस तरह से, सो ये निडल को यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करके रखा, ऐसे ड्रॉ करना होगा, तो कैसे इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली आपको टॉप व्यू दिखाएगा ना, तो इस तरह से ये है कॉइल, तो कॉइल पे निडल को ऐसे फिक्स करके रखा। तो अब जब टॉप व्यू देखेंगे, टॉप व्यू पे आपको क्या दिखाई देंगे, सिर्फ ये साइड दिखाई देंगे, तो निडल ऊपर की तरफ होंगे ना ऐसे। जब ये कॉइल रोटेट करेंगे, तो उस केस में निडल भी रोटेट करेंगे इस तरह से, आया समझ में। तो अभी निडल की ये जो कॉइल है, कॉइल के सिर्फ आपको ये हिस्सा दिखाई दिया और निडल यहाँ पे फिक्स है ऐसे। जब ये रोटेट करेंगे तो ये निडल भी रोटेट करेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से देख पा रहे हो, इमेजिन करो, थोड़ा सा डायग्राम से मैच करने की कोशिश करो। तो ऐसा है सिचुएशन, जब ये रोटेट करेंगे निडल भी रोटेट करने लगेंगे। तो बेसिकली जब ये रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद लेट्स से ये जो है डायग्राम कुछ इस तरह की हो गया, ठीक है। तो इस केस में निडल की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे। तो यहाँ पे स्केल है, वही स्केल है ना, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की जो स्केल है यहाँ पे है। तो ये जो एंगल है इसी को अल्फा कह दिया, ठीक है। तो बेसिकली अल्फा एंगल डिग्री, अल्फा डिग्री एंगल से ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, ये जो डिफ्लेक्शन हो क्यों हुआ, यहाँ से करंट मिला, बिकॉज ऑफ दैट ये रोटेट किया, टॉर्क लगा इसके ऊपर, बिकॉज ऑफ दैट ये रोटेट किया। तो जो रोटेट किया, ये रोटेट करने के बाद ये निडल डिफ्लेक्ट हुआ, कितना डिग्री एंगल किया, अल्फा डिग्री एंगल किया, लेट्स से अल्फा एंगल किया, ठीक है। तो बेसिकली अल्फा जो एंगल किया, ये जो निडल डिफ्लेक्ट किया, जब डिफ्लेक्शन हम देखेंगे यहाँ पे, तो हम बोलेंगे कि ओ इस वायर पे करंट फ्लो रहे, ठीक है। तो निडल डिफ्लेक्ट किया, तो हम क्या बोलेंगे कि करंट वायर पे फ्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट डिफ्लेक्ट किया। अगर डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे करंट वायर पे फ्लो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। वही है, करंट चेक करना है ना हमें, यहाँ पे करंट है कि नहीं। तो हमने कैसे चेक किया, निडल डिफ्लेक्ट किया, तो हम बोलेंगे यहाँ पे करंट है, चेक कर लिया, ठीक है, इस तरह से। तो बेसिकली ये जो सिचुएशन है यहाँ पे इस तरह से है। अभी देखो यहाँ पे टॉर्क लगा ना, टॉर्क लगने की वजह से क्या हुआ, ये डिफ्लेक्ट किया। सो ये जो टॉर्क लगा, कितना टॉर्क लगा, निकलने के लिए फॉर्मूला दैट इज एम बी साइन थीटा, है ना। तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या है, दैट इज एम बी साइन थीटा। इसको थोड़ा सा मिटा सकते हैं ना अभी, है ना, तो मिटा देता हूँ थोड़ा सा, तो आप लोग इसे नोट करके रखना। ये तो हो गया, कहानी समझ लिया आपने, है ना। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाना। तो बेसिकली आप ऐसे समझो कि यहाँ पे जो टॉर्क लगा, बिकॉज ऑफ दैट ये जो डिफ्लेक्शन हुआ ना, इस टॉर्क की फॉर्मूला ये है। तो ये जो टॉर्क लगा, बिकॉज ऑफ दैट हमें क्या मिला, अल्फा मिला कि नहीं। तो यानी ऐसे भी कह सकते हो, अगर ये टॉर्क ज्यादा होंगे तो अल्फा भी ज्यादा होंगे, टॉर्क अगर ज्यादा होंगे तो अल्फा भी ज्यादा होंगे, ये कॉन्फर्म है, ठीक है। जब टॉर्क ज्यादा लगेंगे तो अल्फा भी ज्यादा होंगे। तो अब ये देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, दिस इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा। एक इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, अल्फा इंक्रीज होने से ताऊ भी इंक्रीज होंगे, या तो ताऊ टॉर्क इंक्रीज होने से अल्फा भी इंक्रीज होंगे, ये एंगल भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो अभी देखो, ये जो है केस, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, इक्वल देने के लिए आप क्या करोगे, कांस्टेंट लिखोगे और यहाँ पे अल्फा कर दिया। ये जो कांस्टेंट है ना, इसी को कहते हैं टॉर्सन कांस्टेंट, टॉर्सन कांस्टेंट, टॉर्सन कांस्टेंट। सो टॉर्सन कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, टॉर्सन कांस्टेंट। तो टॉर्सन कांस्टेंट की मीनिंग क्या है कि मतलब
थोड़ा सा यहां से यहां तक एक डिवीजन, इतना सा मूव, यूनिट एंगल समझो, यूनिट एंगल डिफ्लेक्ट करने के लिए जितना भी टॉर्क लगा है उसी को टॉर्सन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो डिफ्लेक्ट हुआ, डिफ्लेक्शन जो हुआ, यहां से यहां तक डिफ्लेक्शन हुआ, क्यों हुआ डिफ्लेक्शन? क्योंकि यहाँ पे टॉर्क लगा, कॉइल रोटेट किया, रोटेट करने पर निडल भी रोटेट किया, क्योंकि कॉइल पे निडल फिक्स है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ। सो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ, यूनिट डिफ्लेक्शन होने के लिए कुछ टॉर्क लगा होगा उसको, उसी को कहते हैं टॉर्सन कांस्टेंट। तो ताउ इज इक्वल टू के अल्फा लिख दिया आपने, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, टॉर्क की फॉर्मूला क्या है, दैट इज एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, यस। इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, यहाँ पे कर देते हैं। एम मतलब क्या है, एम मतलब करंट इनटू एरिया, ऑलवेज याद रखना। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्या है, करंट इनटू एरिया। एरिया मतलब किसका एरिया, इस लूप की, ये तो रेक्टेंगुलर लूप है ना, इस लूप की जो एरिया है इसी को क्या होगा, एरिया। करंट मतलब यहाँ पे कितना करंट फ्लो है, तो एम मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज करंट इनटू एरिया, लिख के रखना है सब चीजें। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो एन है ना, एन को अंडर लिख देते हैं, तो बेसिकली एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पे थीटा लिख दिया। तो टॉर्क की ये हमें फॉर्मूला मिला, तो टॉर्क की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई ए बी एन साइन थीटा इज इक्वल टू के अल्फा लिख सकते हैं। तो जो थीटा है ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या होंगे, जिनका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे एम एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो थीटा एंगल किसका बीच में होंगे, एम एंड बी के बीच में क्रॉस, मतलब क्या कह रहा हूं मैं, एम एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया ना, सो एम और बी के बीच में जो एंगल होंगे वो थीटा होंगे, यानी मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रेडियल क्यों लिया, अभी समझ में आएंगे आपको। सो इस केस में लेट्स कंसीडर, इस केस में जो फ्रंट टॉप व्यू है ना, इसी टॉप व्यू को यहाँ पे ड्रॉ करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ग्रीन कलर से ड्रॉ किया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक लूप, वही कॉइल टॉप व्यू, ठीक है, ये कॉइल है, यहाँ तक, ठीक है, ये कॉइल वहां पे रखा हमने। तो ये जो कॉइल है, कॉइल को हमने किस तरह से रखा, कॉइल को हमने यहाँ पे इस तरह से रखा, तो आपको सिर्फ ये साइड दिखाई दिया वहां पे। तो कॉइल से मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, 90 डिग्री, तो यानी वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे ना, ये है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हुआ, अभी 90 हुआ, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, 90 लिखोगे, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 लिख दो थीटा की जगह पे। थोड़ी देर बाद जब कॉइल रोटेट करेंगे, रोटेट करने पर कुछ इस तरह की होंगे ना, ये दिखने में, कॉइल रोटेट किया, ऐसा था पहले, ऐसा रोटेट किया, तो कॉइल ऐसे रोटेट करने के बाद ये हो गया। तो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट भी रोटेट होंगे ना, पहले ये था मैग्नेटिक मोमेंट, कॉइल जब रोटेट करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट भी रोटेट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द कॉइल लूप, ठीक है। तो यानी ये जो है ना, ये भी रोटेट करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स होता, ऐसा ही होता, फिक्स होता, ये फिक्स कब होंगे, जब यहाँ पे स्ट्रेट मैग्नेट रखोगे, यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरह के स्ट्रेट मैग्नेट रखोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ऑलवेज यही होंगे। तो उस केस में पहला केस जो होंगे, यहाँ पे कॉइल ऐसा था, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा था, तो इस केस में दोनों के बीच में एंगल 90 हुआ। थोड़ी देर बाद जब कॉइल रोटेट करेंगे, कॉइल जब रोटेट करेंगे ऐसा होंगे ना, तो उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये हुआ। तो अभी क्या यहाँ पे ये जो एंगल है एम एंड बी के बीच में एंगल, क्या ये 90 होंगे, अभी आंसर इज नहीं होंगे। तो बेसिकली जब रोटेट करेंगे उसके बाद 90 नहीं होंगे। कब नहीं होंगे, जब स्ट्रेट मैग्नेट रखोगे, ये क्या है, स्ट्रेट मैग्नेट, जब आप स्ट्रेट मैग्नेट रखोगे तो एंगल 90 से कम होते जाएंगे, जब रोटेट करेंगे मतलब 90 नहीं होंगे। दैट इज वाई हमने यहाँ पे हॉर्सशू इस तरह के कर्व्ड मैग्नेट रखा। तो इससे होगा क्या, इससे क्या हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड्स इस जगह पे ऐसा है यहाँ पे, तो कॉइल यहाँ पे जिस डायरेक्शन में भी हो, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कॉइल से परपेंडिकुलर बिकॉज ऑफ डेटा 90 हुआ। जब ये कॉइल रोटेट किया तो यहाँ पे आप इस मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करो, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको कंसीडर करो। तो उस केस में क्या होंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड से ये जो है ना, ये जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट जब कॉइल रोटेट करके ये पोजीशन पे आ गया, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड आपने इसको कंसीडर किया,
तो उस केस में अभी भी मैग्नेटिक फील्ड एंड एम के बीच में एंगल 90 हो रहे हैं ना, आए समझ में। थोड़ी देर बाद लेट्स से इसको मिटा सकते हैं अभी, है ना, थोड़ा सा। तो थोड़ी देर बाद लेट्स से ये जो कॉइल है इसको अभी मिटा रहा हूं मैं, ओके। और एक बार समझ लेते हैं। तो बेसिकली आप ऐसे समझो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह है, इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये क्यों हुआ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? क्योंकि हमने कर्व्ड मैग्नेट यूज किया, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ फेस कर रहे थे कि जब रोटेट होंगे 90 नहीं बनाएंगे, है ना, लेकिन इसमें बनाएंगे कैसे? तो जब ये रोटेट करके सपोज पहले ऐसा था, ठीक है, अभी रोटेट करके सपोज इस तरह की हो गया दिखने में, ठीक है, रोटेट करके ऐसा हो गया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होंगी? यही तो होंगे ना मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, कॉइल से 90 डिग्री। तो अभी देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये मैग्नेटिक मोमेंट 90 कर रहे हैं कि नहीं? ऑब्वियसली कर रहे हैं। तो इसके लिए आप इस मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करो ना, ठीक है। सो जब इस मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करोगे तो इसके साथ ये तो 90 कर रहे हैं, तो बेसिकली जितना भी रोटेट क्यों ना करे तो ऑलवेज एम और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होते, तो यहाँ पे ये होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे पहले जैसा भी था तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो पहले हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पे? पहले हमने कंसीडर किया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ओके। तो यहाँ पे लूप इस तरह से है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये हुआ, तो एंगल दोनों के बीच में 90 हुआ। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये जो कॉइल है ये कॉइल इस तरह की हो गया, ठीक है। तो या तो उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस बार इसको कंसीडर करेंगे, ठीक, क्योंकि ये भी मैग्नेटिक फील्ड ही है। तो इस केस में जो होंगे ना मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये होंगे, ये है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गया। तो अभी देखो ये 90 हुआ कि नहीं? ऑब्वियसली है 90। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? अभी भी 90 है, ठीक है। तो बेसिकली रोटेट जैसे भी करे तो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल 90 रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए बिकॉज ऑफ दैट जो एडवांटेज है दैट इज क्या है कि यहाँ पे थीटा की जगह पे हम ऑलवेज 90 लिख सकते हैं, ठीक है। तो थीटा की जगह पे ऑलवेज 90 लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियल है, ठीक है, ओके। अगर ऐसा होता तो 90 ऑलवेज नहीं लिख सकते, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन पे 90 ऑलवेज नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलवेज हम लोग 90 लिख सकते हैं। तो बेसिकली साइन 90 का वैल्यू कितना है आपको मालूम है? साइन 90 की वैल्यू 1। तो आप क्या लिखोगे यहाँ से? आई ए बी एन इज इक्वल टू के अल्फा लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप अल्फा लिखोगे, अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप? तो आप सीधा ये जो के है के को नीचे लेके आ सकते हो, है ना। तो आप सिंपल ऐसे लिख दो कि अल्फा इज इक्वल टू, कि एक काम करते हैं, एक साथ नहीं लिखते, मतलब के को नीचे लेके आना है ना। तो ए बी एन डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू अल्फा मिला। तो अल्फा की वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि अल्फा इज इक्वल टू ए बी एन डिवाइडेड बाय के लिखोगे, ठीक है। ए मतलब एरिया, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें कितना कॉइल है, फिर के मतलब कांस्टेंट, टॉर्सन कांस्टेंट, और यहाँ पे आई को यहाँ पे लिख दो। सो ये जो है ना ये कांस्टेंट है कि नहीं? एरिया तो कांस्टेंट है ऑलवेज, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड वो भी कांस्टेंट है, फिर के मतलब टॉर्सन कांस्टेंट है, एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स वो भी कांस्टेंट है। तो बेसिकली आप कह सकते हो ना कि अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू आई कह सकते हो। इसी को आप क्या कहते हो मैथमेटिक्स की भाषा में? इसी को आप क्या कह सकते हो कि अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू करंट, है कि नहीं? ऐसा भी कहते हो। कांस्टेंट को हटाओगे तो प्रोपोर्शनल लिखना होगा। तो अल्फा ये जो एंगल है वो करंट से प्रोपोर्शनल है, यानी आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जब करंट इंक्रीज होंगे तो ये जो अल्फा है डिफ्लेक्शन है वो भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होंगे जब करंट इंक्रीज होंगे, ऐसा बोल सकते हो। यहाँ से और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो कि ऐसे समझो ये जो करंट है ना, करंट यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लिखा, अगर हम करंट की वैल्यू लिखे इसमें से देखो तो के को इस साइड लेके सकते हो, के अल्फा डिवाइड बाय ए बी एन लिख सकते हो, है ना। तो आप लिख सकते हो कि के अल्फा, इस के को इधर लेके हो, तो बेसिकली आपके पास इक्वेशन है अल्फा इज इक्वल टू ए बी एन डिवाइडेड बाय के, फिर यहाँ पे आई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको लिखना है आई, तो आप क्या लिखोगे? आई इज इक्वल टू लिखोगे के अल्फा, यस। तो के को इधर लेके जाओ, ए बी एन को नीचे लेके आओ, ए बी एन को नीचे लेके आ और यहाँ पे अल्फा लिख दो, ठीक है। सो ये जो है ना ये भी एक कांस्टेंट ही है, के कांस्टेंट है, टॉर्सन कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आई इज इक्वल टू के बाय ए बी एन इंटू अल्फा, इतना सा मिला, ठीक है। सो ये जो है ना ये जो कांस्टेंट है इसी को आप लिखते हो कैपिटल जी से, ठीक है। कैपिटल जी लिखते हो, कैपिटल जी मतलब क्या लिखोगे? ए बी एन, इस तरह से लिखोगे।
सो ये जो कैपिटल जी है ना, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट। ओके, फिगर ऑफ मेरिट, कभी कभी इसे भी फाइंड आउट करने देते हैं, ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट, इसे कहते हैं कैपिटल जी फिगर ऑफ मेरिट। और इस फिगर ऑफ मेरिट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आप लोग अच्छे से लिखना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपको क्या मिला, आई इज इक्वल टू इतना सा, जिसको आपने जी कहा है ना, तो आपको क्या मिला, आई इज इक्वल टू कैपिटल जी अल्फा मिला, तो अल्फा कैपिटल जी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, सो फिगर ऑफ मेरिट को आप करंट डिवाइडेड बाय अल्फा भी इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो इतना ही था कॉन्सेप्ट। अभी एक लास्ट स्टेप है, उसको भी देख लेते हैं, सेंसिटिविटी है ना। सो सेंसिटिविटी का मीनिंग क्या है उसको देख लेते हैं। सो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ओके, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, ओके, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ओके, गैल्वेनोमीटर लिख देना अच्छे से। तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी, तो यहाँ पे दो टाइप की सेंसिटिविटी होंगे, एक है करंट सेंसिटिविटी, अनदर इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो सेंसिटिविटी दो होंगे, एक होंगे करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, एक होंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी का मीनिंग क्या है कि कितना करंट होने से कितना डिफ्लेक्शन दिखाएंगे। सेंसिटिविटी का मीनिंग क्या है कि ये डिफ्लेक्शन दिखाएंगे, थोड़ा सा करंट मिलते ही अगर ये ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाने लगा तो इस केस में हम बोलेंगे कि इसका सेंसिटिविटी ज़्यादा है। थोड़ा सा वोल्टेज मिलते ही अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखाने लगा तो हम बोलेंगे इसका वोल्टेज सेंसिटिविटी ज़्यादा है। थोड़ा सा करंट मिलते ही अगर इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होंगे, अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होंगे, तो इस केस में हम बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। सो करंट सेंसिटिविटी को आप आई एस से लिखोगे, यानी आप बोलोगे कि कितना अल्फा डिफ्लेक्शन हुआ कितना करंट मिलने के बाद, पर यूनिट करंट कितना डिफ्लेक्शन हुआ, उसे आप बोलोगे करंट सेंसिटिविटी। सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी को आप बोलोगे कि कितना अल्फा डिफ्लेक्शन हुआ कितना वोल्टेज मिलने के बाद, कितना वोल्टेज मिलने के बाद, यानी पर यूनिट वोल्टेज कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। अल्फा मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन, है ना। तो कितना वोल्टेज मिलने के बाद कितना डिफ्लेक्शन हुआ, यानी पर यूनिट वोल्टेज कितना डिफ्लेक्शन है, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। और यहाँ पे पर यूनिट करंट कितना डिफ्लेक्शन है, दैट इज करंट सेंसिटिविटी। यानी आप ऐसा भी कह सकते हो, करंट थोड़ा सा मिला डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ तो करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा होंगे, वोल्टेज थोड़ा सा मिला डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ, अल्फा की वैल्यू ज़्यादा हुआ, तो इस केस में आप बोलोगे वोल्टेज सेंसिटिविटी ज़्यादा है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। सो ये जो हमने लिखा करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, यहाँ पे करंट की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, करंट की वैल्यू आप सिंपल लिख दो, यहाँ पे मिला ना कहीं पे, यस करंट की वैल्यू ये मिला, तो इसको करंट की वैल्यू लिख दो k बाई ए बी एन, तो आप लिखोगे यहाँ पे k डिवाइडेड बाई ए बी एन, ओके। तो एक्चुअली k अल्फा डिवाइडेड बाई ए बी एन, ये है फॉर्मूला, ओके। सो करंट की जगह पे वो हमने लिख दिया k अल्फा डिवाइडेड बाई ए बी एन। तो अल्फा अल्फा कैंसिल आउट होंगे तो आपको क्या मिलेंगे, ए बी एन डिवाइडेड बाय के मिलेंगे, के मतलब टॉरसन कांस्टेंट। तो बेसिकली करंट सेंसिटिविटी के लिए ये फॉर्मूला मिला। तो यहाँ पे भी सिमिलरली क्या करोगे, यहाँ पे देखो वोल्टेज ओम्स लॉ आपको मालूम है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आईआर, है ना। तो यहाँ पे V की जगह पे आप आईआर लिख सकते हो ना, इस तरह से, ठीक है, आईआर लिख सकते हो। तो अभी देखो इस केस में आई की जगह पे अगर ये वैल्यू लिख दो, ठीक है, वो जो आई है ना, आई की जगह पे इस वैल्यू को लिख दो k बाई ए बी एन अल्फा, ओके। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू अल्फा है ऊपर, करंट की जगह पे आप क्या लिखोगे, करंट की जगह पे k अल्फा डिवाइडेड बाई ए बी एन लिखोगे, और यहाँ पे साथ में क्या है, r है, ठीक है। तो इस तरह से आपने r भी लिख दिया साथ में, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ये सब नोट करते जाना आप लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या मिला, करंट की जगह पे हमने k अल्फा डिवाइडेड बाई ए बी एन लिख दिया, यस k अल्फा डिवाइडेड बाई ए बी एन। तो बेसिकली ये जो करंट की वैल्यू है ना, k अल्फा डिवाइडेड बाई ए बी एन, वहाँ पे बिठा दिया, ओके, r है साथ में। तो अल्फा अल्फा कैंसिल आउट होंगे ना, तो हमें क्या मिलेंगे, ए बी एन डिवाइडेड बाई के आर लिखोगे, ठीक है, इस तरह से लिखोगे, और ये हुआ वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ तक चेक कर लो एक बार, इजी है। और यहाँ पे एक चीज मैंने ये लिख दिया, करंट सेंसिटिविटी जो है ना, इसको आईएससी लिखते हैं बुक में, मतलब कभी कभी इसको वोल्टेज सेंसिटिविटी को VSP लिखा मिलेंगे, तो बेसिकली वोल्टेज सेंसिटिविटी को VSP ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ओके। तो ये जो करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी है, दोनों के बीच में एक रिलेशन है, रिलेशन के भी साथ में देख लो, लास्ट कहानी खत्म, ठीक है। देखो आपको ये मालूम है V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाय आर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप
आई की जगह पे आप IS लिखोगे यानी करंट सेंसिटिविटी, V की जगह पे VS लिखोगे यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो उस केस में आप क्या करोगे, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू वोल्टेज सेंसिटिविटी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हो कि करंट सेंसिटिविटी, दिस इज करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कभी कभी अगर करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू दे तो आप वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू निकाल सकते हो इस तरह से, ठीक है। सो इतना ही था कहानी पूरा का पूरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, है ना। तो अगर ये समझ में आए तो बाकी भी आसानी से समझ में आएंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही करेंगे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड एम मीटर, ठीक है, उसे देखेंगे, वो ये कहानी है। और बाकी जो वीडियोज है ना आप लोग चेक करना एक बार प्लेलिस्ट में, वो जो लास्ट हमने पढ़ा था ना समझा था, दैट इज टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो उसे एकदम डिटेल्स में हमने देखा था, तो आप लोग एक बार चेक करना प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जरूरी है, जब आप विजुअलाइज कर पाते हो ना, मतलब कॉन्सेप्ट को एकदम डीपली एनालिसिस कर पाते हो, फील ले पाते हो, तो उस केस में क्या होता है, जितना भी जिस भी टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे उसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट को फील करने के ट्राई करना, तो फिजिक्स अपने आप आसानी हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को फील लेने के ट्राई करना, वो कैसे होंगे, जब आप डायग्राम को ड्रॉ करके विजुअलाइज करोगे चीज़ों को, ऐसा इस तरह के जो सेटअप है वो सब करते रहोगे खुद, है ना, तो अपने आप वो सब क्लियर होते जाएंगे दिमाग में, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना, और क्या करना, कुछ डाउट है तो पूछना, है ना, कमेंट में पूछना, कुछ डाउट है तो आई रिप्लाई, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, और एक लाइक भी कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।